तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कॉन्क्वेस्ट ऑफ अकबर या मिलिट्री कैंपेन ऑफ अकबर। और इसको हम लोगों ने 3 हिस्से में डिवाइड किया था, क्या, कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, सेकंड हम लोगों ने किया था कॉन्क्वेस्ट ऑफ कौन सा, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, और तीसरा जो था वो था कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन। तो ये फर्स्ट वाला हम लोगों ने कवर कर लिया, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, मालवा, मेवाड़ यानी राजपूताना और गुजरात, बिहार, बंगाल, ये सब अब अकबर के कंट्रोल में था। अब अकबर कहाँ मूव करेगा, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। तो लास्ट पिछली क्लास तक में आपने पूरा का पूरा क्या देख रखा है कि कैसे अकबर ने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया। पहले चित्तौड़ जीता, फिर मालवा जीता, जौनपुर, चुनार, गोंडवाना जीता, फिर राजपूत पॉलिसी में देखा तो उसने राजपूताना में रणथंभौर जीता, फिर कलिंजर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर सब ने सरेंडर किया। फिर बैटल ऑफ हल्दी घाटी यानी कि महाराणा प्रताप को हराने के बाद मेवाड़ भी जीता भी। उसी बीच में फिर उसने गुजरात भी जीता और इधर बंगाल और बिहार। तो 1570 तक तो उसके पास लगभग राजपूताना पूरा आ चुका था। और 1576 क्या, 1576 इस पीरियड तक उसके पास नॉर्दर्न इंडिया आ चुका था। ठीक है, अब उसका जो नेक्स्ट टारगेट रहता है वो टारगेट है कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो जैसे आपको लास्ट पिछली क्लास में बताया था मैप के थ्रू कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ही वो रीजन है जहाँ से बाहरी फॉरेन अटैक का खतरा है। और बाहरी अटैक से अगर अपने आप को बचाना है तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को मजबूत करना पड़ेगा। और मजबूत के क्या, उसको अपने कंट्रोल में लेकर मजबूत करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं कि अब ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को क्यों अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। तो वो तो हमने लास्ट क्लास में देखा है कि इंडिया में जितने भी फॉरेनर्स आए ब्रिटिशर्स को छोड़कर, ब्रिटिश तो मॉडर्न इंडिया में आए हैं ना, यानी कि एंशियंट इंडिया कहिए और मिडवल इंडिया कहिए, उसमें जितने भी आए हैं वो इसी रीजन से आए हैं बाया काबुल। यहाँ तक कि अकबर का पूर्वज यानी कि बाबर भी इसी काबुल के थ्रू ही इंडिया में एंट्री किया था। काबुल, मुल्तान, सिंध होते हुए ही सिंधु नदी को पार करके पंजाब और फिर दिल्ली, इब्राहिम लोधी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो इस तरह से हम अकबर के दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं फिट सेट थी कि हमें इस रीजन को, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को क्या करना है, मजबूत करना है। तो एक लाइन यहाँ पर चाहो तो आप लिख लो कि ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है क्या। तो इसको लिख लो आप, द रीजन बिटवीन अफगानिस्तान, the region between Afghanistan and India, the region between Afghanistan and India is known as North West Frontier Province, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो अभी आप देख रहे हो ना, ये आपको मॉडर्न इंडिया में बहुत काम आने वाला है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और देखा जाए तो यही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ही क्या बना, पाकिस्तान का रूप लिया। भारत का यही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ही पाकिस्तान के रूप में देखा। और आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जिनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, आप उसको
उनका नाम बताइए सोचकर कि फ्रंटियर गांधी किनको कहा जाता है। और जब आप उनके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसी पाकिस्तान सिंध और वाले रीजन में ही उन्होंने वो क्या थे, पॉलिटिकली सक्रिय थे, एक्टिव थे, और गांधी जी के ही कहने अनुसार वो मतलब गांधी जी को ही वो फॉलो करते थे और उसी हिसाब से वो सारे आंदोलन वगैरह इस रीजन में किया करते थे। तो वो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, मॉडर्न इंडिया में। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन आपको मैप में समझ में आ गया होगा कि अगर आपने मैप देखा है तो सबसे सिंपल सा है कि जो पाकिस्तान वाला रीजन है वही क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन। ठीक है, बहुत इजी सी बात है, इसमें कहीं कोई वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अकबर formulated a policy to conquest this रीजन। इस रीजन को जीतने के लिए अकबर ने पॉलिसी बनाई। सबसे पहले उसने कौन से रीजन को जीतने की कोशिश की, तो लिखिए ए, रिडक्शन ऑफ काबुल। सबसे पहले काबुल को जीतो। किसको, काबुल को अपने कंट्रोल में लो। रिडक्शन ऑफ काबुल का मतलब काबुल की पावर को, जो वहाँ इंडिपेंडेंट पावर है उसको ख़त्म करो और अपने कंट्रोल में लो। ये उसने पहले ये बात सोची। अब इसके लिए वो क्या करेगा, तो लिखिएगा, तो काबुल की सिचुएशन क्या थी पहले वो समझिए, उसके बाद देखिए उसने कैसे जीता। तो लिखिएगा, हाफ ब्रदर ऑफ अकबर, कौन, मिर्जा हकीम। हाफ ब्रदर ऑफ अकबर मिर्जा हकीम। अब मिर्जा हकीम का बारे में पहले थोड़ा सा अगर आपने बैक में जाओ तो आपको उज्बेक रेबेलियन में इसका नाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हाफ ब्रदर ऑफ अकबर मिर्जा हकीम इन conspiracy with some nobles, he cherished to seize the throne of Hindustan for himself। अपने लिए वो, मतलब उज्बेक जो रेबेलियन थे और बाकी जो नोबल्स थे उनके साथ मिलकर उसने सोचा कि मैं हिंदुस्तान का सुल्तान बनूं, यानी कि क्या करूं, अकबर को रिप्लेस कर दूं। इतनी बड़ी प्लानिंग में था कौन, मिर्जा हकीम। अब ये बात अकबर को पता चलेगी तो अकबर तो शांत बैठेगा नहीं, लेकिन अकबर को पता कैसे चला, तो पता इस तरह चला, लिखिएगा, अब वो दिल्ली पर, मिर्जा हकीम दिल्ली पर कंट्रोल करना चाहता है तो उसके लिए वो कुछ ऐसा एक्शन करेगा जिससे क्या पता चलेगा कि हाँ ये दिल्ली को कंट्रोल करना चाहता है। तो उसने क्या किया, मिर्जा हकीम ने, लिखिएगा, इन 1581 हकीम invaded
हकीम इन्वेडेड द पंजाब। यानी कि आप अकबर के हाफ ब्रदर हैं और अकबर के कंट्रोल में पंजाब था। भाई हुमायूं के बाद जब अकबर राजा बना तो पंजाब, दिल्ली, आगरा, यही सब तो थोड़ा सा एरिया इसके कंट्रोल में था ना। बाद के बाकी हिस्सों को तो ये जीता, तो पंजाब तो इसके पास पहले से था और आप उसी पर क्या कर रहे हो, अटैक करके पंजाब को अपने कंट्रोल में ले रहे हो। थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ ये भी समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक बहुत बड़ा एम्पायर है, ठीक, इसका एक प्रोविंस इधर है, एक प्रोविंस इधर है, एक प्रोविंस इधर है, ऐसे करके इसके ढेर सारे क्या हैं, प्रोविंसेज हैं, ठीक है। इस तरह से इसके ढेर सारे प्रोविंस हैं और ये जो है ये क्या है, इसका कैपिटल है। क्या है, कैपिटल है। और तो होता क्या था कि जैसे मान लीजिए ये एरिया इसके कंट्रोल में आ गया, ये है मुग़ल साम्राज्य। चलिए मुग़ल का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ये मुग़ल साम्राज्य। तो मुग़ल का ये एरिया इसके पास आ गया, तो मान लीजिए ये मुग़ल का प्रोविंस 1 है, ये मुग़ल का प्रोविंस 2 है, ये मुग़ल का प्रोविंस 3 है, ये मुग़ल का प्रोविंस 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ऐसे कई के ढेर सारे प्रोविंस होंगे। तो अब यहाँ पर जब मान लीजिए M1 प्रोविंस यहाँ तक है और इसके बाद का जो एरिया मान लीजिए यहाँ पर ये जो मैंने बना दिया, ये किसका है, मान लीजिए मिर्ज़ा हकीम का हो गया। किसका हो गया, मिर्ज़ा हकीम का। H से हकीम, मिर्ज़ा हकीम, M से मुग़ल। तो अब मिर्ज़ा हकीम होता क्या था कि अब जैसे यहाँ पर अकबर तो है खुद, लेकिन अब अकबर यहाँ पर क्या करेगा, अपने प्रोविंस में एक गवर्नर लगाएगा और यहाँ पर एक फोर्ट्रेस बनाएगा। क्या बनाएगा, फोर्ट्रेस यानी किला बनाएगा। इस किले में वो गवर्नर रहेंगे, सैनिक रहेंगे और इस पूरे एरिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस गवर्नर की रहेगी। तो मिर्ज़ा हकीम जब अटैक करेगा तो वो क्या करेगा, इस फोर्ट्रेस पे अटैक करेगा और यहाँ का जब गवर्नर उसको रिटेलिएट करेगा। अब आज का ज़माना तो है नहीं व्हाट्सअप वाला या एयरफोर्स वाला कि यहाँ से जैसे इसने अटैक सुना, यहाँ से एयरफोर्स उड़ी और 2 मिनट में पहुँच गई। वो ज़माना तो है नहीं। तो ये यहाँ पर प्लानिंग करके जब यहाँ अटैक करेगा, बिना बताए करेगा किसी को, ताकि पता ना चले, गुप्त रूप से। और जब अटैक करेगा तो यहाँ पर जब अटैक होगा तो पहले क्या करेगा, ये गवर्नर जो है ये मोर्चा संभालेगा अपने सैनिकों के साथ और इधर क्या करेगा, एक मैसेज भेजेगा कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है यहाँ राजधानी में। यही सिस्टम होता था। तो मिर्ज़ा हकीम ने क्या किया, ये मान लीजिए ये पंजाब का प्रोविंस है। क्या है, पंजाब का प्रोविंस है। पंजाब प्रोविंस में कोई गवर्नर होगा और वहाँ उस किले पर उस गवर्नर का वो अपना दरबार होगा और बाकी सैनिक होंगे जो इस पूरे एरिया की क्या करेंगे, सुरक्षा का काम देखेंगे। यहाँ से लैंड कलेक्ट करना, लैंड रेवेन्यू वगैरह सब कुछ करना और अकबर के द्वारा भेजे गए मैसेज, उसकी पॉलिसी को यहाँ इम्प्लीमेंट करना इस गवर्नर का और बाकी ऑफिशियल्स का काम होगा। तो हकीम अपनी सेना के साथ क्या करेगा, अटैक करेगा। अब ये गवर्नर अगर हार गया, भाई जब तक यहाँ पर मैसेज जाएगा फिर यहाँ से सैनिक आएंगे, इधर वाले ये भी सेना भेजेंगे सपोर्ट में इसके, लेकिन उसमें टाइम तो लगेगा। 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन टाइम तो लगेगा ही लगेगा। मान लीजिए M3 यहाँ है लेकिन इसका फोर्ट्रेस यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ जाने में 1 सप्ताह का समय लग सकता है। ये अपने फोर्ट्रेस यहाँ बना रखा है तो यहाँ से ये भी जाएगा। तो किले का मतलब यही होता था, जो राजधानी में किला होता था वो भी। तो कई बार तो ये होता था कि एरिया पर अटैक करने से कोई मतलब नहीं हो, जब तक आप किला ना जीतो तब तक आपकी जीत मायने नहीं रखती थी। इसीलिए किला इतना मजबूत बनाया जाता था। किले को मजबूत बनाने का रीज़न यही होता था कि उस वक्त का सिंबल क्या था कि आप वहाँ के लोगों पर अटैक करके वहाँ के लोगों को मार दिए, तो इससे आप क्या हुए, आप वहाँ पर
वहाँ के आप राजा नहीं हो गए, आप वहाँ जीत नहीं लिए जब तक आपका किले पर कब्जा नहीं हो जाता। तो इसीलिए किले पर कब्जा, और किला मतलब क्या, वो उस एरिया का जो फोर्ट्रेस होता था, यानी कि जो किला होता था। तो वही यहाँ पर भी हुआ। तो अब अब इस पूरे मुगल अंपायर में क्या होंगे, ढेरों इस तरह से किले होंगे। क्या होंगे, ढेर सारे किले होंगे। हर एक प्रोविंस में क्या होगा, एक किला बनाया जाएगा। हर एक प्रोविंस में एक किला बनेगा, ठीक है। हर एक प्रोविंस में क्या होगा, एक किला बनाया जाएगा। यहाँ पर F9 हो गया एक किला, यहाँ पर F4। तो हर प्रोविंस में एक एक किला बनेगा। उस प्रोविंस में वहाँ के गवर्नर रहेंगे। तो यही होता था कि अब जैसे अकबर ने मान लीजिए चित्तौड़ जीता, तो चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। तो चित्तौड़ जीतते ही इसका मतलब है कि उसने चित्तौड़ किले को जीत लिया। तो अब चित्तौड़ किला जब अकबर के कंट्रोल में आ गया, तो अब वहाँ उसको उस नए किले बनाने की जरूरत ही नहीं है। वो उसी किले में उसके गवर्नर, उसके सैनिक रहेंगे और बाकी पूरे चित्तौड़ एरिया को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। उसने रणथंबोर जीता, तो रणथंबोर के किले पर ही वो क्या करेगा, अपने सैनिक रखेगा। अब मान लीजिए कोई नया एरिया जीता जहाँ पर किले वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, किला नया बनवाएगा, ठीक है, नया फोर्ट्रेस बनवाएगा। जैसे शेर शाह सूरी ने रोहतास फोर्ट्रेस बनवाया था जब वो पंजाब वगैरह और इधर जीत गया था, काबुल और सिंध वगैरह। तो उसने क्या किया था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की रक्षा के लिए क्या किया था, रोहतास फोर्ट्रेस बनवाया था। और जब हुमायूं आया था तो पहले उसने रोहतास फोर्ट्रेस को ही कब्जा किया था। तो ये होता था किले का पर्पज। तो अगर ये हकीम ने पंजाब जीता, इसका मतलब है कि ये जो पंजाब प्रोविंस का किला था, यहाँ गवर्नर को हराकर इस एरिया पर हकीम ने कब्जा कर लिया। तो ये क्या हुआ, ये एरिया अकबर के कंट्रोल में अब नहीं है, क्योंकि अकबर के ऑफिशियल वहाँ पर नहीं है, या अकबर की जो ऑफिशियल्स की सेना थी वो हार चुकी है। तो अब इसको दोबारा गेन करने के लिए क्या करेगा अकबर, अपने बाकी ऑफिशियल्स के साथ अपनी सेंट्रल आर्मी को भी यहाँ पर भेजेगा। तो यही होता था। जैसे आपने कई बार मैंने आपको बताया कि उसने जीता लेकिन पूरा एरिया नहीं जीत पाया। पूरा एरिया क्यों नहीं जीत पाया, मान लीजिए कोई एक, अब यहाँ पर मान लीजिए कोई एक नया प्रोविंस था, यहाँ पर मान लीजिए कोई एक नया साम्राज्य था। अब इस साम्राज्य के इतने ढेर सारे प्रोविंस हैं, ठीक है, और हर प्रोविंस के क्या होंगे, लगभग कोई न कोई एक किला जरूर होगा। तो अकबर मान लीजिए इस एरिया पर अटैक किया, तो ये किला जीता, ये किला जीत लिया, यहाँ तक जीत लिया। तो अब यहाँ तक जीता तो ये तीनों एरिया, ये क्या हो गया, ये अकबर का हो गया। लेकिन बाकी तो अभी वहाँ के जो राजा हैं उसी के कंट्रोल में रहेगा ना। तो कुछ हिस्सा जीता, कुछ हिस्सा नहीं जीत पाया। उसके बाद वो युद्ध नहीं किया, उसके बाद उसने मान लीजिए उस पर आगे अपना बैटल समाप्त कर दिया और युद्ध नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये एरिया तो अकबर के पास रह गया, और ये एरिया क्या हुआ, उस राजा, जो पुराना राजा था, उसके पास रह गया। तो ऐसा भी होता था। तो हमेशा ये मत समझिए कि उस वक्त अगर कोई युद्ध होता था तो वो पूरे साम्राज्य को ख़त्म कर देता था, ऐसा नहीं होता था। बहुत कम टाइम ऐसे होते थे कि पूरा साम्राज्य ख़त्म हो जाए। कई बार आपको पढ़ाया गया है कि युद्ध हुआ, मान लीजिए यहाँ का फोर्ट्रेस जीत गया, तो ये यहाँ से हटकर इधर चला गया और ये यहीं पर रुक गया। तो इसका मतलब है कि अब ये वाला एरिया पर ही पुराना साम्राज्य है और यहाँ तक नया साम्राज्य, नए राजा कंट्रोल में आ गया, जैसे हमने विजयनगर के टाइम पर देखा और बाकियों के टाइम पर देखा। तो इस तरह से भी चीज़ें हुआ करती थी। समझ में आ रही बात है ना। तो वही हुआ, हकीम ने पंजाब को इन्वेड किया। तो इसको रब करता हूँ, फिर इसके आगे लिखते हैं। तो लिखिए, हकीम इन्वेडेड द पंजाब, यहाँ तक लिख लिया। अब इसके बाद क्या होता है, ये बात अब अकबर को पता चली कि हमारे एरिए को हकीम यानी इसके हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हकीम ने क्या किया है, इन्वेड किया है। तो अकबर उसको रिटेलिएट करेगा। तो क्या होगा, अकबर मार्च्ड। अब देखिए, अकबर मार्च्ड का मतलब क्या हुआ, अकबर खुद जा रहा है।
अकबर खुद जा रहा है, ठीक है ना। तो अकबर मार्च्ड ऐसे लिखा, अकबर मार्च टुवार्ड्स अफगानिस्तान in Feb 1581 with a large army। ठीक, यहाँ तक लिख लिया। अब जब ये बात हकीम को पता चली कि अकबर खुद एक बहुत बड़ी सेना के साथ क्या कर रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, तो हकीम क्या करेगा, और तैयारी करेगा लड़ने की, और ज़्यादा सेना इकट्ठा करेगा। लेकिन करे तो करे कहाँ से, उसके पास तो जितना था उसने तो कर दिया, जितना आर्मी थी, जितनी फौज थी, सबको मिलाकर उसने पंजाब जीत लिया। लेकिन अकबर की आर्मी तो बहुत बड़ी थी, अकबर की आर्मी तो बहुत बड़ी थी। अब उससे जीतने के लिए, डायरेक्ट अकबर की आर्मी से जीतने का मतलब है कि आपको उससे बड़ी सेना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा क्या चाहिए आपको, लड़ाके यानी कि सोल्जर्स और ऐसे कमांडर्स चाहिए। और अकबर के पास तो मान सिंह, टोडरमल जैसे राजपूताना कमांडर्स थे जिनको हराना नामुमकिन सा था। और वो भी ऐसे कमांडर जो छोटी आर्मी में इतने अच्छे लड़ाके होते थे। और ऐसे मान सिंह और टोडरमल जैसे कमांडर्स को अगर इतनी लार्ज आर्मी मिल जाए तो फिर उनको हराना तो नामुमकिन है। और वही हुआ। तो क्या हुआ लिखिएगा, हकीम on hearing of the advance, fled to Kabul without offering any opposition। तो पहले उकसाने पर, नोबल्स के और बाकी के उकसाने पर क्या किया, अटैक करके पंजाब तो जीत लिया। लेकिन जब अकबर की आर्मी को बारे में सुना और सोचा, जब उसकी बुद्धि खुली, तब उसके दिमाग में तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उसने लड़ने के बदले क्या किया, पंजाब से सीधा भाग गया, कहाँ, वापस अपने काबुल। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया हो तो रब कर दूं। तो क्या हुआ, जब हकीम को पता चला कि अकबर अपनी आर्मी के साथ आ रहा है, तो हकीम कहाँ गया, मिर्जा हकीम वापस काबुल भाग गया। अब लेकिन अकबर को तो रुकना नहीं था, क्योंकि अकबर समझ गया था कि अगर छोड़ देंगे तो फिर बाद में फिर से कुछ न कुछ करेगा। तो लिखिएगा, अकबर इंटर्ड इन काबुल। अकबर अपनी सेना के साथ काबुल में घुस गया। और रुकना क्या था, अकबर को तो प्लान ही था कि अकबर तो अब नॉर्थ वेस्ट रीजन को अपने कंट्रोल में करना ही चाह रहा था। और हकीम के इस बर्ताव की वजह से अकबर को क्या मिल गया, मौका मिल गया। वैसे अगर अकबर अटैक करता तो क्या होता, ये होता कि अपने हाफ ब्रदर पर अटैक किया। लेकिन पहले जब हकीम ने अटैक कर दिया तो अकबर को क्या मिल गया, मौका मिल गया। तो अकबर इस मौके को क्यों छोड़े। तो अकबर इंटर्ड इन काबुल सो टेरिफाइड मिर्जा हकीम submitted and
अकबर reinstated him in government of the province। तो अकबर जब अपनी सेना के साथ पहुंचा काबुल में, तो मिर्जा ने क्या किया, सरेंडर कर दिया, सबमिट कर दिया अपने आप को कि सरेंडर करता हूँ। तो देखिए, फिर मैंने कहा और बार बार कहा कि अकबर की ये बहुत बड़ी कूटनीति कही है, जो भी कही है, कि अकबर लोगों को हराने के बाद उन्हीं को फिर से इंस्टॉल करता था वहाँ पर। क्यों? ताकि अपनी लोग क्या करें, उसके मतलब एक तरह से कहिए कि उसके असर में रहे, उसके प्रभाव में बने रहे। ये अकबर की एक बहुत अच्छी कूटनीति थी। तो अकबर ने क्या किया, उसको फिर से रीइंस्टॉल कर दिया गवर्नमेंट में, वहाँ के प्रोविंस में। और अब हकीम की दोबारा हिम्मत कभी नहीं होगी क्या करने की, रिबेल करने की। और हकीम क्या होगा, अकबर के एहसानों तले दबा रहेगा। नहीं तो अकबर क्या चाह करता, उसके किल भी करवा सकता था, उसको मरवा देता, उसके पूरे परिवार को ख़त्म करवा देता। लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं किया। इससे क्या हुए, समाज में भी एक मैसेज गया अकबर की उदारता का। तो वहाँ के लोग भी अकबर के क्या हो गए, कृतज्ञ हो गए। और हकीम तो, मिर्ज़ा हकीम तो हो ही गया कि उसके एहसानों तले वो दब गया, उसके एहसान तले क्या हो गया, मिर्ज़ा दब गया। और लोगों में भी ये मैसेज गया कि अकबर बड़ा दयालु राजा है। लोगों को क्या हुआ, एक अच्छा फील आया अकबर के प्रति, एक सम्मान वाली फीलिंग आई। ठीक है, आज के हिसाब से इसको मत देखिए। आज से आप 500 साल पहले इसको सोच कर देखिए कि उस वक्त की जो सोच रही होगी, उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। उस वक्त जो सोच थी, उस वक्त जो सिचुएशन थी, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उस वक्त इस तरह का सिचुएशन बना, तो लोगों ने अकबर को महान कहना शुरू किया। ठीक है, तो गवर्नमेंट में इंस्टॉल किया, लेकिन एक्चुअल में गवर्नर कौन बना, तो लिखिएगा मान सिंह, या इनको पूरा नाम लिखिए राजा मान सिंह। इनको क्या कहा जाता था, राजा मान सिंह। तो लिखिएगा नहीं, ऐसे नहीं, राजा मान सिंह तो खैर बाद में बने थे। एक मिनट, इसको मैं आपको इसको रब कीजिए, बता रहा हूँ। राजा मान सिंह तो बाद में, इसको ऐसे लिखिएगा अकबर, लिखिए अकबर गेव द चार्ज, अकबर गेव द चार्ज ऑफ काबुल, अकबर गेव द चार्ज ऑफ काबुल to his sister बख्तूनिया बेगम। ये कौन है, मिर्जा हकीम की बहन है बख्तूनिया बेगम। मैंने क्या कहा, रीइंस्टार्ट हिम इन गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट में उसको रखा, लेकिन उसको इंचार्ज नहीं बनाया। इंचार्ज किसको बनाया, इसी की बहन बख्तूनिया बेगम को बना दिया, एक लेडी को बनाया इंचार्ज। यही सब की वजह से तो कहा जाता है अकबर को महान। कि सोचिए, आज से 500 साल पहले एक राजा किसी अपने प्रोविंस का इंचार्ज एक लेडी को बना रहा है, एक औरत को बना रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। आज के डेट में ना कोई बनाए, और ये आज से 500 साल पहले ये काम कर रहा है। ठीक है, बख्तूनिया बेगम, लिखिएगा एंड लेटर ऑन, अब लिखिए राजा, एंड लेटर ऑन राजा मान सिंह, एंड लेटर ऑन राजा मान सिंह वाज appointed, and later on Raja Man Singh was appointed
गवर्नर ऑफ काबुल एंड काबुल was handed given to him as जागीर। तो काबुल किसकी जागीर हो गई? राजा मान सिंह को उसकी जागीर दे दी गई बाद में। ठीक है, तो भाई मान सिंह क्या थे? राजा मान सिंह तो इसके मतलब आर्मी के मेन मनसबदार तो थे और इसके बहुत ही वफादार भी थे, भारमल के ग्रैंडसन। ठीक है, तो इस तरह से काबुल क्या हो गया? अकबर के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से काबुल क्या हो गया? अकबर के कंट्रोल में आ गया। तो अकबर के कंट्रोल में आया तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि काबुल को क्या किया गया? जागीर बनाया गया है। देखिए, काबुल जागीर बना है। तो जागीर बनने का मतलब है कि काबुल को इसने अपने साम्राज्य में ऐड कर लिया। यहाँ पर अब ट्रिब्यूट नहीं चला कि तुम राजा बने रहो और हमें ट्रिब्यूट देते रहो, ऐसा नहीं है। काबुल को अकबर ने डायरेक्ट अपने साम्राज्य में मिलाकर अपना क्या किया? मुगल अंपायर का हिस्सा बनाया। जैसे मान लीजिए ये मुगल अंपायर है, ठीक है, तो एक एरिया ये है और एक एरिया ये है। ठीक है, तो अगर इस एरिया को जीता और यहाँ पर किसी किंग को रखा, इस एरिया को जीतकर यहाँ पर किसी किंग को रखा, तो ये क्या हो गया? ये इसका ट्रिब्यूट देगा। तो ये डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इस एरिया को जीता, तो इस एरिया को जीतने के बाद उसने कहा कि यहाँ कोई राजा नहीं रहेगा, ये मेरे कंट्रोल में डायरेक्ट रहेगा। तो अब ये बाउंड्री हट गई, अब ये बाउंड्री हट गई, अब ये हो गया मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो इस तरह से काबुल के साथ किया गया बाद में। तो इसीलिए ये क्या दिया? इसीलिए ये जागीर बना। अगर ये डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं लिया होता तो जागीर नहीं बनता, वो क्या बनता? एक ट्रिब्यूट की तरह, वो केवल ट्रिब्यूट देता रहता और बाकी क्या होता? वहाँ पर राजा मिर्जा या उसके खानदान का कोई व्यक्ति बनता रहता। लेकिन क्या हुआ? गवर्नर अपॉइंट किया गया। गवर्नर का मतलब डायरेक्ट कंट्रोल में। अगर यहाँ पर ये डायरेक्ट कंट्रोल में, तो यहाँ गवर्नर नहीं रहेगा मुगल्स का, यहाँ पर राजा रहेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया तभी गवर्नर होगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैंने ये लिख दिया गवर्नर, इसका मतलब है कि काबुल अब मुगल साम्राज्य का डायरेक्ट हिस्सा हो गया था। यानी ये जो बाउंड्री वाल देख रहे हो, ये बाउंड्री वाल ख़त्म हो गई और ये पूरा ऐसे हो गया, ये हो गया मुगल साम्राज्य। और यहाँ अब किंग नहीं रहेगा, अब यहाँ पर कौन आएगा? गवर्नर आएगा। कौन? मुगल गवर्नर। इस तरह की का काम किया इसने, किसके साथ? काबुल के साथ। ठीक है, वहीं राजा भारमल, जब अंबर के राजा ने इसके सामने सरेंडर किया था तो उनको क्या किया था? उनको सिर्फ अपने शरण में लिया था, उनसे उनका राज सिंहासन नहीं लिया, अंबर को अपने साम्राज्य में डायरेक्ट नहीं मिलाया। समझ में आ रही है बात ना? तो दोनों डायरेक्ट मिलाना, गवर्नर अपॉइंट करना, जागीर बना देना, इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट उसके कंट्रोल में आ गया। ठीक है, अब इस तरह से क्या हुआ? काबुल लगभग अराउंड अराउंड 1586 काबुल वाज incorporated in the मुगल एम्पायर। यानी इसके बाद ही ये राजा मान सिंह क्या बने होंगे? गवर्नर बने होंगे, क्योंकि पहले चार्ज बख्तूनिया बेगम को है। बख्तूनिया बेगम से क्या किया होगा? इनकॉर्पोरेशन हुआ होगा काबुल का मुगल एम्पायर में। उसके बाद राजा मान सिंह क्या बने होंगे? गवर्नर और जागीरदार बने।
यानी काबुल राजा मान सिंह का जागीर बना बाद में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद काबुल के बाद अब होगा कुछ एक दो अफगान ट्राइब्स क्या करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे, तो उनका भी क्या होगा, उनको भी हटाया जाएगा रास्ते से। तो अब लिखिए बी पॉइंट यहाँ, अब नेक्स्ट में करते हैं।